चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग मोशनल ईएमएफ पढ़ रहे थे, तो उसके हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे अच्छे अच्छे। तो रेल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किया था। तो रेल प्रॉब्लम्स में मैंने लगभग हर तरह के क्वेश्चंस कराए कि पहले रोड को स्पीड दे दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखी है आपने, ठीक है, रोड को स्पीड ना दो, मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रही हो तब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर स्पीड हमको वी नॉट दे के छोड़ दिया तब क्या होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी। फिर हमने देखा था कि अगर रेल्स को वर्टिकल कर दे तब क्या होगा। अब इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका रेल्स कब भी फ्रिक्शन दे सकता है, मैंने तो फ्रिक्शनलेस लिया था, तो उसमें फ्रिक्शन लेके सोल्व कर दो। रेल्स का रेजिस्टेंस भी ले सकता है, तो वो लेके सोल्व कर दो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसके बाद कैसे करते हैं। कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया, किसी भी टी टाइम पे वी निकालो, फोर्सेस निकालो, अपने आप आपको सब पता चल जाएगा, ठीक। फिर जाते जाते मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको, कैपेसिटर वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ध्यान से देखना उसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हमारे पास ये रेल्स हैं, ठीक है, उस पे मैंने रोड रखी हुई है, ठीक। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, रोड का इंटरनल मैंने 0 बोला था ताकि आसान हो जाए थोड़ा, और ये आपका है सी। तो क्वेश्चन था कि अगर मैं इसको कांस्टेंट फोर्स एफ लगा के खींचता हूं तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी अच्छी थी इसमें, ठीक है, सोचना भी था थोड़ा सा। तो ध्यान से देखो, तो मान लो किसी भी टी टाइम पे ये वी स्पीड से भाग रहा है, तो कैसा डायग्राम बनेगा आपका, ध्यान से देखो। किसी भी टी टाइम पे, मतलब मैं यहीं पे बनाता हूं, किसी भी टी टाइम पे ये वी स्पीड से जा रही है आपकी, और कांस्टेंट फोर्स एफ तो लगा ही रखा है आपने। तो उस इंस्टेंट पे क्या मैं डायग्राम कुछ ऐसा बना सकता हूं, ये आर, उधर कोई फ्रिक्शन नहीं है, रेल्स फ्रिक्शनलेस दी है, ये आपकी रोड जो रिप्लेस हो जाएगी एक बैटरी से, जिसकी ईएमएफ कितनी होगी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दी हुई थी, बोलो, वी, बस सॉरी, वी एल बी, तीनों परपेंडिकुलर, तो मोशनल ईएमएफ कितनी, बीवीएल, हाई पोटेंशियल किधर, वी क्रॉस बी से थंब ऊपर, तो ये लगभग हर क्वेश्चन में यही हो रहा है। सो बी वी एल, पर साथ में यहां पे एक कैपेसिटर भी है। अब थोड़ा जो चेंज आएगा वो किस चीज में आएगा वो मैं बताता हूं। अभी तक हम जो क्वेश्चंस किए थे रेल प्रॉब्लम्स वाले, उसमें इस रोड के ऊपर फोर्स हम डायरेक्ट लिख पा रहे थे, क्यों, क्योंकि सर्किट में सिर्फ ये आर, इसका इंटरनल, और ये आर था, तो करंट हम डायरेक्टली लिख दे रहे थे बी वी एल बाय आर प्लस आर। उस करंट की हेल्प से हम फोर्स लिख रहे थे आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो डायरेक्टली समझ में आ रहा था। पर इस केस में आपका कैपेसिटर भी लगा है ना। तो क्या होगा, कुछ करंट आपका इस ब्रांच में होगा, कुछ करंट आपका इस ब्रांच में होगा, ठीक है। आधे बोलेंगे सर उधर क्यों करंट होगा आपका, है ना, तो क्यों होगा, ध्यान से सुनो। पहले इस ब्रांच में करंट देखते हैं कितना होगा, I1 की वैल्यू कितनी होगी, क्या पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, बिल्कुल, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, बीवीएल, सो बीवीएल बाय आर, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ I1, ठीक। I2 कितना होगा, ध्यान से देखते हैं। क्या मैं किसी टी टाइम पे, मतलब इस इंस्टेंट पे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जब ये वी स्पीड से मूव कर रही है, क्या मैं इसके ऊपर चार्ज लिख सकता हूं, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, बिल्कुल, सीवी, वी कितना, ऑब्वियसली बीवीएल, तो चार्ज हो जाएगा सी बी वी एल। सी इज कैपेसिटेंस, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एल इज लेंथ ऑफ दिस रोड, एंड वी इज स्पीड एट दिस इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट में मैंने चार्ज लिखा। अब एक चीज आपको तुरंत समझ में आएगी कि जैसे जैसे ये रोड आगे बढ़ रही है, इसके ऊपर एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, आई इंटू एल क्रॉस बी। वो आई कितना है वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे, पर लग तो रहा होगा ना पीछे की तरफ फोर्स, अरे है। तो क्या ये स्पीड लगातार इसकी चेंज होगी, बिल्कुल। अगर स्पीड चेंज हो रही है मतलब चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्या वो चेंज हो रहा है, बिल्कुल। तो क्या करंट आप निकाल सकते हैं dq बाई dt से, कैसे, I2, दिस I2, ये जो मैंने I2 बोला, दिस विल बी dq डिवाइडेड बाय dt। देखो सही है कि नहीं, क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि चार्ज आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कांस्टेंट होता है तब आपका करंट जीरो होता, जैसे हम स्टेडी स्टेट में करते हैं, चार्ज आपका कांस्टेंट हो जाता है तो करंट आपका क्या हो जाता है, जीरो। पर इसमें ये चार्ज लगातार चेंज हो रहा है आपका, क्यों, वी स्पीड चेंज होने की वजह से। तो इसलिए करंट I2 कितना आएगा, dq बाई dt, दैट विल बी CBL कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा dv बाई dt, और dv बाई dt क्या होगा आपका,
एक्सीलरेशन ए। अरे होगा, तो टोटल फोर्स इस रोड के ऊपर कितना लग रहा होगा? दैट विल बी आई इंटू एल क्रॉस बी, बी अंदर एल ये, तो दोनों में एंगल 90, सो आई एल बी। ये आई कितना हो जाएगा आपका? I1 प्लस I2। अरे है, और फोर्स लगेगा किधर? एल क्रॉस बी इस साइड, तो ये आपका होगा फोर्स आई इंटू एल क्रॉस बी। लेट से इट इज एफ डैश। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो? I1 की वैल्यू डाल दो, दैट विल बी बी वी एल बाय आर प्लस I2, दैट इज सी बी एल ए इंटू एल इंटू बी। देखो सही है क्या? बिल्कुल। तो अब दो फोर्सेस आ गए इस रोड के ऊपर, एक तो ये आई इंटू एल क्रॉस बी वाला, और दूसरा जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींच रहे थे, ये एफ वाला। अरे है, तो नेट फोर्स कितना हो गया रोड के ऊपर बोलो? नेट फोर्स हो गया आपका एफ माइनस एफ डैश, है ना? तो एफ तो कांस्टेंट, एफ माइनस एफ डैश कितना आया? बड़ा सा बी वी एल बाय आर प्लस सी बी एल ए इंटू एल इंटू बी। देखो सही है यहां तक? और एफ नेट को क्या लिख दे? एम इंटू ए। अब ए यहां पे भी है तो इसको भी इस साइड ले आए, सो दैट विल बी एम ए माइनस, और इधर आगे हो जाएगा प्लस कितना? सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए शुड बी इक्वल टू एफ माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर। देखो ये समझ में आया? ए कॉमन ले ले, सो ए कॉमन, दिस विल बी एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर। सही है क्या? अरे है, आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस एक्सटर्नल। ठीक, अब ए को क्या डाल दे बोलो? डीवी बाई डी टी। तो यहां पे सोल्व कर रहा हूं मैं उसके बाद। सो ए विल बी डीवी बाई डी टी, सो डीवी बाई डी टी इंटू एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर। अरे आएगा? अब v वाली टर्म एक साइड ले जाओ, टाइम वाली एक साइड ले जाओ, सो दिस विल बी dv अपॉन एफ माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर होगा। दैट शुड बी इक्वल टू dt, उधर ले जाओ तो dt अपॉन, ये नीचे आ जाएगा m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, दोनों साइड क्या कर दे? इंटीग्रेशन। t जीरो पे स्पीड जीरो, t टाइम पे स्पीड मांगी है उसने। अब आगे इंटीग्रेशन आता है सबको, इसका इंटीग्रेशन बड़ा सा आएगा, ln की फॉर्म में दिख रहा है क्योंकि सिर्फ v है यहाँ पे, सो दैट विल बी ln f माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर, और जो v का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में। ठीक है, v का कोफिशिएंट डिवाइड में करो, कितना v का कोफिशिएंट? माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, सो दैट विल बी माइनस आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अरे आता है ये सब? लिमिट 0 से v तक, दैट विल बी dt का इंटीग्रेशन t, और नीचे तो कांस्टेंट सी है एज इट इज रहेगा m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। कर लोगे आगे? लिमिट डाल देना, सोल्व कर लेना। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा कुछ तो ऐसा, ln v डालोगे v, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, दैट विल बी f माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर अपॉन f, क्योंकि v जब 0 डालोगे तो ये हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन कैपिटल आर इंटू एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अभी भी सॉल्व पूरा नहीं हुआ। ln अब एक्सपोनेंशियल आपको लेना पड़ेगा, तो ये f बाय एफ 1 हो जाएगा, माइनस फिर v सेपरेट होगा, फिर फाइनल आंसर आएगा। तो लेंदी है थोड़ा सा, पर करना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझो क्या किया। तो बेसिकली अभी तक हम जो रोड के ऊपर फोर्स I इंटू एल क्रॉस बी लिख रहे थे, उसमें I आपका I1 प्लस I2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में करंट जाएगा आपका। ठीक है, इसमें करंट कैसे लिखा? इसका चार्ज निकालो CV, V तो दिख ही रहा है सबको इस इंस्टेंट पे। ठीक है, तो चार्ज आ जाएगा CBVL, V स्पीड, और स्पीड क्योंकि वेरी कर रही है तो चार्ज वेरी करेगा, इसलिए करंट कैन बी रिटन एज dq बाई dt। वही हमने सोल्व किया। I2 आ गया, I1 तो डायरेक्ट समझ में आ रहा था, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जो लगेगा I इंटू एल क्रॉस बी, आई हो जाएगा I1 प्लस I2। किस साइड लगेगा? एल क्रॉस बी कर लो, L जिधर करंट दिख रहा है उधर ऊपर, और B अंदर था तो फोर्स इधर लगेगा। सो नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस एफ डैश। नेट फोर्स को लिख दिया मास इंटू एक्सीलरेशन, एक एक्सीलरेशन इधर भी थी तो इधर लेके कॉमन लेके सोल्व कर दिया। कर लोगे? थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में एरर होगा तो देख लेना, पर स्टेप्स यही है आपके। ठीक है,
अरे बोलो। अब इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बना देते हैं। देखो इसमें और कैसे क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे अभी मैं बोलूं आपके मेंस में क्वेश्चन आया था शायद इसी 2019 में, और आपको बहुत सारी बुक्स में भी वो क्वेश्चन मिलेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है वो। ये रेल्स है आपकी, ठीक है, ये आपकी रोड है, इसका मास लेंथ वेंथ सब दिया होगा, रेजिस्टेंस दिया होगा अगर मन किया उसका तो। और कैसा दे देगा, इधर हम आर जोड़ते थे ना, वो कुछ ऐसा जोड़ देता है, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, इधर ये, मतलब सर्किट्स। अब बस आपको सर्किट सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके में, ठीक है, कर लोगे। इसको ऐसे जोड़ दिया यहां पर, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, कल के उसमें करेंगे, आज थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। कल के लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करेंगे, मोशनल ईएमएफ के और क्वेश्चंस करेंगे जो पास्ट ईयर में आए थे, ठीक है। समझ में आ गया क्या है मोशनल ईएमएफ? पक्का? आगे बढ़े फिर, चलो नेक्स्ट लिखो, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू अ रोटेटिंग रोड। अभी हम क्या कर रहे थे, v स्पीड से भाग रही थी तब मोशनल ईएमएफ देखे थे, दैट वाज कितनी आई थी, v क्रॉस b डॉट l वेक्टर, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। वो अलग बात है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका डायरेक्ट बीवीएल आ जाता है क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं आपके, पर ऐसा हर बार हो ये जरूरी नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैग्नेट सॉरी क्या बोल रहा था मैं, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू अ रोटेटिंग रोड। एक रोटेटिंग रोड की वजह से मोशनल ईएमएफ कितनी आएगी, ठीक है, ध्यान से समझना, इसके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली नीट में तो और मेंस में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो रोटेशनल ईएमएफ ड्यू टू अ रोटेटिंग रोड, ध्यान से अब सुनते जाना। सपोज ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बाहर भी हो सकती है, ठीक है, वैल्यू है इसकी बी, कांस्टेंट है। ये रोड है जिसकी लेंथ एल है, वो इस एंड के अबाउट घूम रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, लेंथ कितनी है आपकी, एल, ठीक है। ध्यान से रिजल्ट आएगा कि रिजल्ट का रट्टा मार लेना, और कैसे अप्लाई करना न्यूमेरिकल्स में वो भी समझना, क्योंकि इसके बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल आपको एचसीवी में मिलेंगे। आज ये कराने के बाद होमवर्क दूंगा, ट्राई करना, 4 क्वेश्चंस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो एचसीवी के, और डिफिकल्ट भी बोल सकते हो अगर आपने सही से आज नहीं सीखा तो, ठीक है। 4 क्वेश्चन दूंगा एचसीवी में, क्वेश्चन नंबर क्या है ईएमआई के, ठीक है। 4 में से 2-3 भी हो गए तो समझ जाना कि आपने अच्छे से सीख लिया, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस है वो, ठीक है। वो चारों को कल डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो पहले उसके लिए अच्छे से ध्यान से समझना, एक रोटेटिंग रोड की वजह से मोशनल ईएमएफ कितनी आती है, कैसे आती है वो समझो डेरिवेशन, और कितनी आएगी वो रिजल्ट याद करना, ठीक है। देखो अब ध्यान से, तो इस एंड के अबाउट ये घूम रही है, ठीक सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि जब तुम एक एलिमेंट को देखोगे, इसमें मान लो मैंने ये एलिमेंट देखा, इस एंड से जहां से घूम रहा है वहां से कितना दूरी पे, x, ये कितना आपका dx, ठीक है। और एंड्स के नाम दे देते हैं, ये एंड A एंड दिस इज एंड B। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस रोड के एंड्स के बीच में, वही तो हम कर रहे हैं अभी तक। थंब लगा के V क्रॉस B से क्या चेक करते हैं, थंब जिधर आया वो एंड हाई पोटेंशियल, दूसरा एंड आपका लो पोटेंशियल, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता था, BVL, जब V स्पीड से भागती थी। थोड़ा सोचो, मोशनल ईएमएफ इज बेसिकली क्या, पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो एंड्स में आएगा, ठीक है। वो कितना आता था आपका BVL जब V स्पीड से वो भागती थी, अभी ओमेगा से घूम रही है तब कितना आएगा वो देखेंगे हम, समझ में आ रहा है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के बीच में आएगा वो हम जानना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, कहां से, जहां घूम रही है उससे x दूरी पे, और इसकी लेंथ कितनी ली, dx। अब मुझे एक चीज बताओ, जब ये ऐसे घूमेगी तो क्या इसकी स्पीड होगी, कुछ होगी, कितनी होगी बोलो, ये स्पीड होगी सर, ये ऐसी, बिल्कुल सही बात है, कितनी होगी, ओमेगा इंटू एक्स, क्योंकि एक्स रेडियस के सर्कल में घूमेगा ये, बिल्कुल सही। ये सब तो फिजिक्स में बहुत बार कर चुके हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर ये ऐसे घूम रही होती, कौन सी सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, तब आपकी वी नीचे आती, इतना तो आता है ना। अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है इसलिए ऐसा आएगा, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। हाँ, अब इसके 2 सवाल आपको एचसीवी में मिलेंगे, ध्यान से सुनना। ये रोड हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है और दूसरा ये रोड वर्टिकल प्लेन में घूम रही है। सोचना, जो मैं क्वेश्चन आपको 4 बोल रहा हूं उसमें 2 क्वेश्चंस में वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है, 2 क्वेश्चंस में वर्टिकल में। तो एक फील लेना कि सर जब हॉरिजॉन्टल में घूमेगी
समझ रहे हो, तब mg का कोई यूज नहीं होगा आपका, पर जब वर्टिकल में घूमेगी तब रोड का जो वेट आएगा उसका भी यूज होगा। ठीक है, थोड़ा अभी धीरे धीरे और सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लेक्चर के एंड में मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा भी क्या क्या पूछा उसमें, और आप सोचना थोड़ा सा। ठीक है, बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो कि कौन से प्लेन में घुमा रहा है, तो कैसे घूमेगी ये रोड, क्या mg का इफेक्ट भी आएगा, क्या हॉरिजॉन्टल घूमने से mg का इफेक्ट नहीं आएगा, वो सब सोचना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। यहां तक समझ में आ गया? तो ये एलिमेंट हमारा किस स्पीड से भाग रहा होगा सर? ओमेगा इंटू एक्स से। अगर ये ओमेगा इंटू एक्स से भाग रहा है तो क्या एक मोशनल ईएमएफ आएगी? बिल्कुल सर, छोटी सी मोशनल ईएमएफ बोलो, दैट विल बी बी इंटू वी इंटू एल। यही तो होगी, वी स्पीड है इसकी, लेंथ भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो क्या मोशनल ईएमएफ आ जाएगी? बिल्कुल। कौन सा एंड हाई पोटेंशियल? सर वी क्रॉस बी कर लो, वी बी अंदर, ये मतलब ए एंड हाई पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू बी। बिल्कुल ठीक है, अब ध्यान से सुनो, वैल्यू डालो इसकी। सो छोटी सी मोशनल ईएमएफ दैट विल बी बी, बी की वैल्यू बी है, वी स्पीड दैट इज ओमेगा एक्स, एल लेंथ क्या है? dx। आया समझ? पर क्या मुझे पूरे के लिए चाहिए? तो अगर पूरी रोड के लिए चाहिए तो टोटल मोशनल ईएमएफ दैट विल बी इंटीग्रेशन डीई। बिल्कुल सही है सर। कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लो, बी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, किसका इंटीग्रेशन? एक्स dx का। अरे आया? x की लिमिट बोलो, एलिमेंट यहां से यहां तक जाएगा, 0 से लेकर l तक। सो दैट विल बी बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू l। सो मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन इज गिवन बाय बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, मेमोराइज इट, याद कर लेना इसको। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। सो कभी भी कोई रोड आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है तो उसकी जो मोशनल ईएमएफ आती है दैट इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, वेयर एल इज द सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स जिनके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुना। अब आधे लोग तो ये भी सोच सकते हैं ना, सर अगर मुझे मिड पॉइंट और एंड ये ए के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मांगे तो सर मैं फिर कैसे करूंगा सोल्व? जनरल डेरिवेशन से जाओ, पर मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करने को बोल रहा हूं क्योंकि उससे डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर। कैसे? देखो, अभी ये किसके बीच में आया? दिस इज बेसिकली वीए माइनस वीबी। अब आधे बोलेंगे सर ये वीए माइनस वीबी क्यों बोला, वीबी माइनस वीए क्यों नहीं? वी क्रॉस बी से थंब इधर आ रहा है तो ये एंड हाई पोटेंशियल होगा आपका। ठीक है, अच्छा अब आधे बोलेंगे सर अगर मान लो मुझे वीए माइनस वीबी नहीं निकालना, मिड पॉइंट और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब वीए माइनस वीसी निकालना है। ठीक, तब सर कैसे करेंगे? तब सेम स्टेप हो जाएगा, बस आपका एलिमेंट यहां से लेकर बस यहीं तक जा पाएगा, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके l/2 तक। तब बताओ कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीसी? दैट विल बी बी ओमेगा, बस l की जगह कितना हो जाएगा? l/2 का स्क्वायर बाय 2। सो दिस विल बी बी ओमेगा l स्क्वायर बाय 8। अनगिनत सवाल इसके बुक्स में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जनरल रिजल्ट क्या? वो अब मेरी बात आंखें दिमाग कान सब खुले रख के सोचना, मतलब सुनना। रिजल्ट है कभी भी किसी रोटेटिंग रोड की वजह से आपको उस रोड के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो फॉर्मूला विल बी बी ओमेगा उन पॉइंट्स के बीच में डायरेक्ट सेपरेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि कभी कभी, फिर से याद करो, ऐसा भी हो सकता है, तो अगर मुझसे ए और बी के बीच में मांगा है और ये मान लो घूम रही है ए के अबाउट ऐसे, तो आप डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन कर दो तो आपको ये एल मिल जाएगा। सही है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, चलो न्यूमेरिकल से इसको देखते हैं कि उसमें गलती होती है। तो रिजल्ट क्या वो समझ में आ गया? कभी भी एक रोटेटिंग रोड की वजह से आपको उस रोड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्योंकि मोशनल ईएमएफ बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी ओमेगा, उनके बीच में जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस एल को आप वेक्टर भी बोल सकते हैं। वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डायरेक्ट वेक्टर होगा, जैसे ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर करना मत भूलना। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? कोई भी डाउट? तो चाहे सर मुझसे ए और बी के बीच में पूछे, चाहे मुझसे ए और सी के बीच में पूछे, चाहे मुझसे सी और बी के बीच में पूछे, मैं हमेशा निकाल दूंगा। बिल्कुल सही है। अब एक ध्यान से सुनना, जो गलती बच्चों से होती है और आपको आपसे भी होगी नो डाउट पहली बार में, पर उसके बाद सुधार लेना उसको कि ऐसे नहीं किया जाता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक, ये रोड है आपकी जो रोटेट कर रही है, ठीक,
रोड की लेंथ ले लेते हैं 2L, इस एंड के अबाउट रोटेट करें, ये A ये B और ये आपका हो जाएगा C। क्वेश्चन है, और कैसे रोटेट कर रही है ऐसे, क्वेश्चन है फाइंड VC माइनस VB, VC माइनस VB। तो पहली चीज तो कौन हाई पोटेंशियल पे होगा, पहले तो वो देखो, ध्यान से देखो, क्या रोड ऐसे ऊपर जाएगी, तो ऐसा जब V क्रॉस B देखोगे तो थंब लेफ्ट साइड आ रहा है, मतलब C हाई पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू B, तो VC माइनस VB का आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि C हाई पोटेंशियल पे है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब आधे लोग इसमें गलती क्या करते हैं, वो सीधा लिख देते हैं VC माइनस VB इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। सर आपने तो यही निकाला रिजल्ट, L दोनों के बीच में सेपरेशन, और कितनी है दोनों के बीच में सेपरेशन, L, 2L है ना टोटल, ये मिड पॉइंट है, तो दोनों के बीच में सेपरेशन L, तो आधे लोग इसका आंसर निकाल के आ जाते हैं B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इस रिजल्ट से ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत, अब ध्यान से सुनना बहुत, जब भी आपको ये रिजल्ट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द रोड विच इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, उनमें से एक पॉइंट वो होना चाहिए जिसके अबाउट आपकी रोड घूम रही है, ये हमेशा ध्यान देना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको किसी रोटेटिंग रोड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पीडी निकालना है, फॉर्मूला है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, नो डाउट, एल उन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन, नो डाउट, पर उनमें से एक पॉइंट वो होना चाहिए जिसके अबाउट रोड घूम रही है। अगर दोनों पॉइंट ऐसे हैं जिनके अबाउट रोड घूम ही नहीं रही है, आप ये रिजल्ट नहीं लगा सकते। क्या इस क्वेश्चन में सी और बी, क्या इस क्वेश्चन में जो सी और बी हैं आपके, ये ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनके अबाउट रोड घूम ही नहीं रही है? बिल्कुल सर, घूम किसके अबाउट रही है, ए के अबाउट। तो आप कभी भी डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते सर वीसी माइनस वीबी इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, जो रिजल्ट हमने सीखा, एल दोनों के बीच में सेपरेशन, वो इस क्वेश्चन में तो एल ही है, तो ये आंसर गलत है। ये आंसर, जब भी आप पीडी निकालोगे दो पॉइंट्स के बीच में, उनमें से एक पॉइंट वो होना चाहिए जो जिसके अबाउट आपकी रोड घूम रही है। स्टार लगा के नोट बना के लिख लेना। यहां तक बना लिया, देखो ना इसमें मैंने कौन सा लिया है, एक एंड ये लिया है मैंने, और यहां पे भी जब मैंने इवन सोल्व करवाया था तो मैंने वीए माइनस वीसी निकालते वक्त डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज किया है। क्यों किया, क्योंकि एक पॉइंट आपका वो था जिसके अबाउट वो घूम रही थी, मैंने कभी भी सी और बी के बीच में नहीं निकाला इससे, इसलिए तो मैंने अलग से पूछा है वो। अब गलती क्या इसमें वो भी मैं बताऊंगा, और आपको याद क्या रखना है वो मैंने बता दिया। क्या याद रखना है कि जब भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, बेसिकली ये जो ई है मोशनली एमएफ, ये क्या बताता है, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, एल वो वेक्टर जो उन पॉइंट्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा है आपका। पर नोट बना के लिख लेना कि आउट ऑफ दीज टू पॉइंट्स जिनके बीच में आप पीडी निकाल रहे हैं, आउट ऑफ दीज टू पॉइंट्स वन ऑफ द पॉइंट should be that one of the point should be that one about which the road is rotating। एक पॉइंट वो होना चाहिए जिसके अबाउट आपकी रोड जो है वो रोटेट कर रही है। समझ में आ गया? अगर दो पॉइंट्स के बीच में पीडी मांगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा नहीं इसका कि वीसी माइनस वीबी निकालो, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पर क्वेश्चन में देख लेना कि दो पॉइंट जो उसने मांगे हैं क्या वो दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके अबाउट रोड घूम ही नहीं रही है, दोनों में से किसी के भी अबाउट, तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो आते बोलेंगे सर फिर कैसे करेंगे सॉल्व, तब कैसे करेंगे मैं बताता हूं। पहली बात तो क्यों नहीं यूज कर सकते वो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से, जनरल मेथड से जाओ वापस, आपको फील आएगा कि क्यों नहीं यूज कर सकते। देखो आपका आंसर कितना आया था, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, कब आया था, जब आपने ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहां अप्लाई कर दिया। क्यों नहीं करना, मैंने फिर से बता रहा हूं, ये तभी अप्लाई करना है जब दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट वो वाला होगा जिसके अबाउट रोड घूम रही है। इसमें क्वेश्चन मांगा था वीसी माइनस वीबी निकालो, ना तो वो सी के अबाउट घूम रही है ना बी के अबाउट, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अब जनरल मेथड से जाते हैं कि आंसर देखो गलत आएगा आपका, आपने जो इससे निकाला था बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 वीसी माइनस वीबी, वो गलत क्यों आएगा, ठीक है। अब हाँ, दूसरी चीज, कौन हाई पोटेंशियल कौन लो पोटेंशियल ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे वीसी माइनस वीबी पूछा है उसने, ऑप्शंस आपको दो ऑप्शन प्लस में मिलेंगे, दो ऑप्शन माइनस में। माइनस का मतलब क्या है, जो माइनस के ऑप्शंस होंगे वो क्या बोल रहे हैं कि वीसी छोटा होगा वीबी से। अब सर वो कैसे डिसाइड करना है, हमेशा वी क्रॉस बी से डिसाइड करना है। देखो रोड कैसी घूम रही है, तो वी कैसा होगा वो आपको दिख जाएगा, बी किधर है वो दिख रहा है, थंब जिधर आएगा वो आपका हाई पोटेंशियल पे होगा, ठीक। तो सर इसमें फिर वीसी माइनस वीबी कितना होगा वो निकालो, क्योंकि बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 से तो आप गलत बोल रहे हैं, तो कितना होगा ध्यान से देखो,
फिर से क्या हम एक एलिमेंट लेंगे, बिल्कुल, क्या उसकी स्पीड होगी ओमेगा एक्स, अरे होगी, एक्स क्या होगा आपका इस एंड से डिस्टेंस, बिल्कुल, क्या यहां तक प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक, तो फाइनल ई कितना आ जाएगा आपका बी ओमेगा अंडर मतलब इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स, बिल्कुल ठीक, पर x की लिमिट क्या होगी, क्योंकि आप यहां से यहां के बीच में देख रहे हैं, तो x की लिमिट हो जाएगी आपकी l से लेकर 2l तक, समझ में आया, क्योंकि c से b की बात कर रहे हैं आप, सो x की लिमिट हो जाएगी l से 2l, तो दैट विल बी b ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट l से 2l, कितना आएगा बोलो, दैट विल बी b ओमेगा x 2 भी बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सो आंसर आपका आना चाहिए 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये आपका सही आंसर है, क्योंकि ये प्रॉपर आपने मेथड से किया है, पर आपने जो इससे डायरेक्ट निकाल दिया था कितना आ रहा था बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, क्या वो गलत है, मैंने बता दिया वो गलत है, क्यों गलत है वो भी मैंने प्रूव कर दिया। तब आधे बच्चों के मन में सवाल उठता है कि सर हर बार हमको ऐसे इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, नहीं, तो क्या तरीका है फिर इसका सोल्व करने का, तरीका क्या है वो ध्यान से सुनो, रिजल्ट समझ में आया क्या, बेसिकली ये क्या बताता है आपको मोशन लेयर में, पोटेंशियल डिफरेंस, जब v स्पीड से रोड भागती थी तब बीवीएल आता था, वो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस बताता था, ठीक है, बस कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे होगा ये आपको खुद से समझ में आना चाहिए, v क्रॉस बी से देखो, अभी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और क्लैरिटी होगी, देखो ध्यान से, तो सर फिर ये vc माइनस vb कैसे निकालें, क्या हर बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, देखो फॉर्मूला मेरे पास क्या आया कि मोशनल ईएमएफ दैट विल बी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, एल उन दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस, एल क्या है उन दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन जिनके बीच में आप क्या निकालना चाहते हैं पोटेंशियल, क्योंकि ई बेसिकली क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, पर उनमें से एक पॉइंट वो होना चाहिए जिसके अबाउट आपकी रोड घूम रही है, चलो, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग निकाल लूं और ए और बी का अलग निकाल लूं, उन दो इक्वेशन को माइनस या ऐड करके मेरा बी और सी के बीच में आ जाएगा, बिल्कुल वही करना ही है आपको, इंटीग्रेशन नहीं हर बार करोगे, ठीक है, क्या करो देखो पहले ए और सी का भी निकाल लो, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट वो होना चाहिए जिसके अबाउट रोड घूम रही है, ध्यान देना, तो ए और सी क्या बोलो, तो VA माइनस वी सी, अब आधे बोलेंगे सर VC माइनस VA क्यों नहीं लिखा, तो पहले देख के चलो रोड किधर घूम रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो स्पीड V ऐसा आएगा, B अंदर थंब इधर, तो A हाई पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू C, सो VA माइनस VC बोलो कितना होगा सर B ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, L दोनों के बीच में सेपरेशन दैट इज L, कोई डाउट यहां तक, अब क्या करो A और B के बीच में निकाल लो, ठीक है, बस ए दोनों में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ए के अबाउट रोड घूम रही है, तो वो पॉइंट तो आना ही चाहिए जिसके अबाउट रोड घूम रही है, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, सो ए और बी के बीच में बोलो वहां पे भी ए हाई पोटेंशियल, क्योंकि थंब लेफ्ट साइड आएगा, सो वी ए माइनस वी बी, सर दैट विल बी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, एल दोनों के बीच में सेपरेशन विच इज 2l, 2l का स्क्वायर 4l स्क्वायर बाय 2, ठीक, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 2 में से 1 माइनस कर दे, जब आप 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस वीबी माइनस माइनस वीसी, सो वीसी माइनस वीबी, अरे मिलेगा, और 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 दैट विल बी 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, आ गया भाई आंसर, तो क्या आपको बार बार जनरल मेथड से जाना, नहीं, अच्छा लग रहा है तो जाओ जनरल मेथड से, पर क्यों टाइम वेस्ट करना, तो क्या करो कभी भी दो ऐसे पॉइंट्स के बीच में पीडी चाहिए रोटेटिंग रोड में जिनके अबाउट रोड घूम ही नहीं रही है किसी के भी अबाउट, तब आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वो जुगाड़ क्या है, आपको दो बार ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार जिसके अबाउट घूम रही है उसका पहले पॉइंट के साथ, एक बार जिसके अबाउट घूम रही है उसका दूसरे पॉइंट के साथ, ठीक है, वो तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट निकाल के लगा सकते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, तो बेसिकली ये ई देता है क्या है, ये ई आपको पीडी देता है दो पॉइंट्स के बीच में, पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नोट स्टार जो भी लगाना लगा लेना, वन ऑफ द पॉइंट शुड बी द वन अबाउट विच द रोड इज रोटेटिंग, जिनके बीच में आप पीडी निकालो उनमें से एक पॉइंट वो होना ही चाहिए जिसके अबाउट रोड घूम रही है, एग्जाम्पल से भी मैंने प्रूव कर दिया, कभी भी सी और बी के बीच में मांगेगा, दोनों में से किसी के अबाउट नहीं घूम रही, तो आप ये फॉर्मूला यूज मत कर देना, ठीक है, देखो आंसर गलत आ रहा है आपका, ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है वो, ए और सी के बीच में बताओ, ए और बी के बीच में बताओ, सी और बी के बीच में बताओ, और ये भी बताओ कौन हाई पोटेंशियल कौन लो पोटेंशियल, तो अनगिनत सवाल आते हैं इसके ऊपर, कर लोगे पक्का, सोच लो, ठीक है, चलो देखो फिर आप आगे, अब क्वेश्चन से ही समझते हैं, और देखो ये हमारी रोड है,
लेंथ ले लेते हैं इसकी 2L। ये है O जिसके अबाउट रोड घूम रही है ऐसे। अब वो कैसे घूम रही है वो फील लेना, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इस बार लेते हैं बाहर। आधे लोग बोलेंगे सर हर बार अंदर लेते हैं, इस बार चलो बाहर लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, बाहर बनाना तो और आसान है, सिर्फ डॉट ही तो मारनी है, ठीक है। और फील्ड की वैल्यू, फील्ड यूनिफॉर्म है, कितनी है B, ठीक। 4 पॉइंट्स मैं ले रहा हूं इस रोड के ऊपर, ध्यान से समझना। एक है ये A, एक है ये एंड वाला B, एक है ये C और एक है ये एंड वाला D। तो OD के बीच में सेपरेशन कितनी है L, क्योंकि टोटल 2L है, तो ये कितनी हो जाएगी L/2। सेंटर है, क्वेश्चन में गिवन है सेंटर है, तो सब कुछ निकालो जितना निकाल सकते हो। ओमेगा से घूम रही है, क्वेश्चन में गिवन है। पहला निकालो तुम VA माइनस VB, साइन माइनस भी हो सकता है क्योंकि मुझे नहीं पता कौन हाई पोटेंशियल है, ध्यान देना, अपनी नोटबुक में ट्राई करो सब लोग। सेकंड निकालो VB माइनस VC। थर्ड निकालो VA माइनस VC की तो कोई जरूरत ही नहीं है, इन दोनों से निकल जाएगा। तो थर्ड निकालो आप VC माइनस VD, ठीक। फोर्थ निकाल दो VA माइनस VD, ठीक। और तो कोई, हाँ बाकी तो निकाल ही लोगे, O माइनस A, O माइनस B, O माइनस C, O माइनस D, तो निकाल ही लोगे, ठीक। पॉज करके खुद से ट्राई करो, जितना अभी तक आपने सीखा उससे ट्राई करो। एक गलती होगी इसमें भी शायद, मुझे लगता है गलती क्या, हिंट देता हूं। जब ये रोड घूमेगी O के अबाउट घूम रही है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। जब ये O के अबाउट घूमेगी तो इधर वाले जो हैं वो ऊपर जाएंगे और इधर वाले जो है वो नीचे आएंगे, V क्रॉस भी उल्टे उल्टे आएंगे। अब इतना हिंट मैंने दे दिया, अब सोच लेना, ठीक है। पॉज करके ट्राई करो और उसके बाद अपने आंसर चेक करो सही है कि नहीं, ठीक है। करो करो करो, ट्राई करो। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, बुक्स में भी मिलेंगे आपको, पास्ट ईयर में भी मिलेंगे। रोटेटिंग रोड की वजह से मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ मतलब PD, सिंपल। ट्राई करो ट्राई करो। कर लिया, चलो देखो फिर। सबसे पहले तो A और B के बीच में आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 यूज मत करना, क्योंकि ना तो A के अबाउट रोड घूम रही है ना B के अबाउट। तो सर फिर क्या करें, तो पहले क्या करो, O और A के बीच में निकाल लो, या फिर जनरल मेथड से जाओ इंटीग्रेट करो, है ना। या फिर एक तरीका, पहले O और A के बीच में निकाल लो, O और B के बीच में निकाल लो, उससे आपको मिल जाएगा A और B के बीच में, मतलब O का सबके साथ निकाल लो पहले, ठीक। निकालें तो देखो O का C के साथ निकालते हैं, तो देखो ये ऊपर जा रहा है तो V क्रॉस B, अब B अंदर नहीं है, ध्यान देना, B बाहर है, उल्टा होगा। सो V की तरफ फिंगर्स, पाम B की तरफ मतलब बाहर, तो थंब आएगा राइट की साइड, मतलब C हाई पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू O। सो मतलब VC माइनस VO आपका आएगा कितना, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, दोनों के बीच में डिस्टेंस L बाय 2, सो दिस विल बी B ओमेगा L स्क्वायर बाय 8, क्योंकि एक 2 नीचे था। सिमिलरली O और D में कौन हाई पोटेंशियल पे आएगा, V क्रॉस B करो, ऊपर जा रहा है, फील्ड बाहर, ये आएगा। तो VD माइनस VO, या VO माइनस VD लिखोगे तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि O लो पोटेंशियल पे है। कैसे किया पता है ना, हर बार V क्रॉस B से करना है। सो VD माइनस VO बोलो कितना होगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, L तो L है दोनों के बीच में। अच्छा क्या ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक पॉइंट वो है जिसके अबाउट रोड घूम रही है, O वाला। समझ में आया। सिमिलरली क्या निकाल लो, O और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, वो 4 आ गए, उससे सब कुछ आ जाएगा। O और A के बीच में बोलो कैसे निकालोगे, ये वाले किधर आएंगे आपके, नीचे, ध्यान से समझना, नीचे आएंगे ये वाले किधर थे आपके, ऊपर थे, तो ऊपर थे, B बाहर था तो थंब इधर आ रहा था। ये वाले नीचे, नीचे B बाहर तो पाम ऐसा, तो थंब राइट की तरफ, मतलब राइट वाले पॉइंट्स हाई पोटेंशियल पे होंगे। तो O और A में कौन हाई पोटेंशियल पे, A, तो क्या लिखोगे, VA माइनस VO इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, L कितना है दोनों के बीच में, L बाय 2, तो वो हो जाएगा L स्क्वायर बाय 8। और VB माइनस VO, क्योंकि B हाई पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू A, वो हो जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। अरे होगा, चल कोई डाउट यहां तक, ठीक। अब क्या करो, माइनस कर दो, खत्म सवाल। पहला क्या चाहिए मुझे, VA माइनस VB, तो दोनों को माइनस कर दे, 3 माइनस 4 कर लोगे अब आगे।
तो 3 माइनस 4 जब आप करोगे, सो VA माइनस VB कम्स आउट टू बी B ओमेगा L स्क्वायर बाय 8 माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। 8 LCM 1 माइनस 4 तो माइनस 3 बाय 8 B ओमेगा L स्क्वायर। कर लोगे? सिमिलरली चाहिए VB माइनस VC, तो ये माइनस ये कर दो, कर लोगे ना अब? हाँ ठीक, तो ये है आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल मेथड से सोल्व करो। ठीक है, इंटीग्रेट मारो, एलिमेंट लो, प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट मारो, तब आपके आंसर आ जाएंगे, तब भी आपके आंसर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा, VA माइनस VB नेगेटिव आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब A लो पोटेंशियल पे एज कंपेयर टू B। बिल्कुल सर, वो तो वैसे ही समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नीचे आएंगे तो V क्रॉस B करोगे तो थंब लेफ्ट में, तो एज कंपेयर टू A B आपका क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे होगा, तो इसलिए VA माइनस VB नेगेटिव आ रहा है। क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप, कर लोगे? चलो आगे बढ़े, चलो और क्वेश्चंस देखते हैं इसके आगे। देखो अब सब लोग, देखो अब आगे, पॉज करके नोट कर लेना खुद से क्या किया मैंने। कब मैं बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 लगाऊंगा, जब कोई एक पॉइंट वो वाला होगा जिसके बाद रोड घूम रही है, ध्यान देना। अब इसमें और क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, ठीक है, जैसे ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये आपका डिस्क है, इस एंड के अबाउट घूम रही है ओमेगा से, ठीक। ये पॉइंट आपका ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी। तो क्वेश्चन है क्या क्या निकालो, क्वेश्चन है VB माइनस VC निकालो, ठीक, VB माइनस VD निकालो, या VC माइनस VD भी पूछ सकता है, पर उससे तो ये इन दोनों से ही आ जाएगा वो तो डायरेक्ट, है ना? निकाल लोगे? कैसे निकालोगे सर? पहले तो A और B का निकाल लेते हैं। तो A और B के बीच में डायरेक्ट, ये मैंने पहले भी बोला था, डायरेक्ट L जो फॉर्मूले में है वो L वो वाला वेक्टर है जो आपका इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, बताया था ना? तो कितना हो जाएगा बोलो? VA माइनस VB दैट विल बी B ओमेगा, रेडियस R दी हुई है इसकी, तो अगर ये R है तो ये कितना हो जाएगा, √2R। सो B ओमेगा L स्क्वायर, L विल बी √2R का स्क्वायर बाय 2, सो दिस विल बी B ओमेगा R स्क्वायर। सिमिलरली VA माइनस VC बोलो, VA माइनस VC दैट विल बी B ले लेते हैं, अंदर की तरफ ले लेते हैं। कौन हाई पोटेंशियल कौन लो पोटेंशियल देख लोगे ना खुद से, ठीक है? ये मैंने बिना साइन के किया है, मोड ले लेता हूं मैं आगे, मैं सिर्फ प्रोसीजर समझा रहा हूं, बाकी खुद से कर लेना। सो VA माइनस VC कितना होगा? एक पॉइंट वो है जिसके बाद घूम रही है, बिल्कुल है, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो दैट विल बी B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, L 2R, तो 2R का स्क्वायर बाय 2, सो दिस विल बी 2B ओमेगा R स्क्वायर। अब दोनों को माइनस कर दो तो VB माइनस VC मिल जाएगा। सिमिलरली फिर VA माइनस VD निकालो, वो सेम आएगा जो VA माइनस VB आएगा, क्योंकि डिस्टेंस √2R होगा आपका। कर लोगे सॉल्व? ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। अरे कर लोगे पक्का? अरे बोलो। हाँ, इसमें एक कंसेप्चुअल चीज आ सकती है कि अगर ये इसके अबाउट घूम रही है ऐसे, तब चेक करना कि जो ये पॉइंट्स होंगे A B या पेरीफेरी पे कोई भी पॉइंट C D इधर E, मेरा एक चीज बोल रहा हूं, क्या वो सही है? चेक करना कि पेरीफेरी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, किस केस में, जब ये सेंटर के अबाउट घूम रही है, वो सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। क्यों होंगे सर? क्योंकि जब आप मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला यूज करेंगे B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, क्या एक पॉइंट वो होना चाहिए जिसके बाद घूम रही है? क्या O के अबाउट घूम रही है? तो जब आप VO माइनस VF निकालेंगे, या आप VO माइनस VA निकालेंगे, या आप VO माइनस VE निकालेंगे, क्या वो सबके सब सेम वैल्यूज आएंगे? क्योंकि L सबका सेम है, पेरीफेरी पे है सब, सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा आपका। बिल्कुल सर। और सब में VO 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 आ रहा है, तो VO की तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अरे होगी, मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? मतलब पहले आप क्या लिखोगे, VO माइनस VF दैट विल बी B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, L मतलब R स्क्वायर बाय 2, ठीक। सिमिलरली जब आप VO माइनस VA लिखेंगे, वो भी कितना होगा, B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2। अरे होगा, तो क्या मैं यहां से डायरेक्टली नहीं बोल सकता सर A और F जो है वो सेम पोटेंशियल पे होंगे? बिल्कुल, क्योंकि सारी चीजें सेम है, VO सेम है दोनों जगह, ये सेम है, तो F और A क्या होगा, सेम पोटेंशियल। तो यहां से कंसेप्ट भी सीख सकते हैं कि जब भी कोई डिस्क जो है वो अपने सेंटर के अबाउट घूमती है, ठीक है, तो उसके पेरीफेरी पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सबके सब सेम पोटेंशियल पे आपके आएंगे। किससे हमने पता किया? मोशनल ईएमएफ वाले फॉर्मूला से।
समझ में आ गया? तो स्टार लगा के लिख भी सकते हो। व्हेन अ रोड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर देन ऑल द पॉइंट्स ऑन इट्स पेरिफेरी विल बी एट सेम पोटेंशियल। कर लोगे? अब इसमें फील्ड किधर है, घूम कैसे रही है, उसके हिसाब से कौन हाई पोटेंशियल कौन लो पोटेंशियल वो डिसाइड कर लेना। क्या है उसमें डिसाइड करने में? डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या? अरे इसमें तो डायरेक्ट डिसाइड करना, ये ऐसे घूम रही है तो ये ऊपर जाएंगे। अरे जाएंगे, अब आधो को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि सर ने किया क्या है। देखो इसके बाद घूम रही है, तो जब आप डायरेक्टली ज्वाइन करोगे तो ऐसे घूम रही है ना, तो ऐसे घूम रही है तो क्या होगा, ये सब किधर जाएंगे आपके ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अरे है तो ऊपर, तो वी बी अंदर थम इधर, तो ए हाई पोटेंशियल होगा एज कंपेयर टू बी, सो वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे घूम रही है तो ये किधर जाएंगे ऊपर, सो वी क्रॉस बी अभी भी है तो वी ए माइनस वी सी। सही लिखा है, मोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अरे आएगा, कर लोगे पक्का? ओकेज। अब सिमिलरली वी ए माइनस वी डी बोलो, ये किधर जाएंगे आपके, ऐसे घूम रही है तो ऐसे ऊपर जाएंगे, तो वी ऐसा बी अंदर तो थंब इधर, तो अभी भी वी ए माइनस वी डी आएगा। हाँ फील्ड बाहर होती तब आंसर चेंज हो जाते आपके। तब कैसे होता, तब वी तो ऐसा ही है अभी भी, पर बी इधर है। कैसा, वी किधर है आपका, वी ऊपर और बी है, हाँ सॉरी, वी ऊपर और बी की तरफ पाम, तो थंब ये, तब बी हाई पोटेंशियल पे होता है एज कंपेयर टू है। वो तो ऑब्वियस ही बात है, फील्ड चेंज कर रहे हो तो आपका वी क्रॉस बी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। पर वी किधर है वो आप कैसे घूम रही है उसके हिसाब से देख लो। इसमें कैसे समझ में आ रहा था, देखो जब ये ऐसे ओ के बाद घूमेगी तो ये आपके ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, इसलिए इनका वी ऊपर इनका वी नीचे, तो उसके हिसाब से हमने वी क्रॉस बी डिसाइड किया। समझ में आ रहा है? पक्का? सोच लो। तो हमेशा आपको कौन हाई पोटेंशियल कौन लो पोटेंशियल, ये हमेशा वी क्रॉस बी से ही डिसाइड करना है। मोशनल में भी हमने ऐसे ही किया था, यहां पे भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अब थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करें। पक्का? सोच लो, डरना नहीं, बस बहुत मुश्किल भी नहीं है। चलो देखो, सपोज ये मेरी एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट है आई, ये आपकी रॉड है which is rotating about this end at angular speed omega, ओकेज, लेंथ L, ऑब्वियस सी बात है, ये A ये B। क्वेश्चन है VA माइनस VB निकालो। नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि मुझे नहीं पता कौन हाई पोटेंशियल पे है, पर आपको VA माइनस VB पूछे। अब आधे बोलेंगे सर फील्ड किधर है, अब वो भी मुझे देनी पड़ेगी, फील्ड तो इसकी वजह से आएगी ना। अरे उसमें तो फील्ड नहीं थी, वो तो कोई सोर्स ही नहीं था ना फील्ड का, इसलिए मुझे देनी पड़ी वो तो, पर इसमें तो सोर्स है ना फील्ड का, ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। उस फील्ड के अंदर ये घूम रही है, किसके बाद घूम रही है वो क्वेश्चन में दिया, कैसी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। ठीक, अब एक चीज ध्यान से सुनना, बी कांस्टेंट नहीं है इसके लिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा बी कांस्टेंट था, पर इसकी वजह से कभी भी बी कांस्टेंट नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो आपको इंटीग्रेट मारना पड़ेगा। कर लोगे? पॉज करके ट्राई करो। ये सब अब मुझे लगता है फील्ड जिसको अच्छे से आती है उसके लिए ये सब ईएमआई का चैप्टर ही एकदम आसान है। कुछ चीजें नहीं है, जैसे मोशनल ईएमएफ क्या होता है वो नया है, पर घूम फिर के जो एप्लीकेशन है आपकी वो वैसी हैं जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रेल प्रॉब्लम्स पढ़े थे, वो सब समझ रहे हो। तो वो अच्छे से पढ़ो, तब जाके आपको ईएमआई भी अच्छे से आएगा। कर लोगे? कर लिया ट्राई? तो जिन्होंने कर लिया वो अपने आंसर देखना। हाँ मैंने डिस्टेंस नहीं दिया है, सॉरी माई बैड, ये ए और ये आपकी लेंथ एल। अब कर लो। ठीक, तो वी ए माइनस वी भी निकालना। नेगेटिव हो सकता है नो डाउट, मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कौन हाई पोटेंशियल। तो पहली चीज तो देखो, इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो अंदर होगी, बॉयड-सैवर्ट्स लॉ आता है ना, फील्ड अंदर है ना, घूम कैसे रही एंटी क्लॉकवाइज, तो वी क्रॉस बी करोगे तो ए, हाँ तो ए हाई पोटेंशियल होगा तो वी ए माइनस वी भी पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ध्यान देना, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और। ठीक है, वो बात की बात है। देखो अब ध्यान से, वैसे ये बनाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, पर ठीक है वो मैं इसलिए बनाया ताकि आपको बस इतना समझ में आए कि फील्ड अंदर की तरफ है। ये समझ में आ गया? चल देखो अब ध्यान से, अब क्या करो, एक एलिमेंट ले लो, ठीक, कहां पे, इस करंट कैरिंग वायर से x दूरी पे जिसकी खुद की लेंथ कितनी, dx। अब क्या करो, जैसे जनरल मेथड हमारा जो था, इस छोटे से में de निकाल लो। अब इसकी स्पीड किधर होगी बोलो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये कितनी होगी, ऑब्वियसली ओमेगा इंटू आर। आर जिस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, किस रेडियस के सर्कल में, ध्यान देना गलती होगी इसमें, x ये है ये a है, तो इतने रेडियस के सर्कल में, सो दैट विल बी x माइनस a, ये गलती होगी। आधे लोग डायरेक्टली x लेके सोल्व कर देंगे, इसके अबाउट थोड़ी घूम रही है, इसके अबाउट घूम रही है। आया समझ? पक्का? तो मोशन ले में बोलो छोटी सी de, दैट विल बी bvl। b
इसकी वजह से यहां पे फील्ड वो अंदर होगी, अरे होगी, और कितनी होगी, x दूरी पे फील्ड, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। सो बी वी, वी इज ओमेगा एक्स माइनस ए, बी वी एल, एल इसकी लेंथ विच इज डी एक्स। आया पूरे की वजह से, मतलब पूरे में कितना, सो दैट विल बी ई, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर ले लो, म्यू नॉट आई ओमेगा बाय 2 पाई इंटीग्रेशन x माइनस ए बाय एक्स इंटू डी एक्स। एक्स की लिमिट बोलो, ये एलिमेंट यहां से यहां तक जाएगा, तो x की लिमिट a से a प्लस एल तक। अच्छा क्वेश्चन है ये। सो कितना पोटेंशियल, ई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सो वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी ए क्यों नहीं किया वो समझ में आया, क्योंकि वी ऐसा, बी अंदर आया था तो लेफ्ट साइड हाई पोटेंशियल। सो वी ए माइनस वी बी कितना आया बोलो, कर लो इंटीग्रेशन, म्यू नॉट आई ओमेगा बाय 2 पाई एक्स बाय एक्स 1 का इंटीग्रेशन x माइनस a बाय एक्स a ln x, दैट विल बी फ्रॉम a टू a प्लस एल। अब आगे डाल लोगे, पक्का, मैं भरोसा कर रहा हूं तुम लोग, चलो मैं ही कर देता हूं, छोड़ो। म्यू नॉट आई ओमेगा बाय 2 पाई, एक्स की जगह डलेगा a प्लस एल, माइनस साइन के साथ बाद में a भी डलेगा, सो l बचेगा, माइनस a ln x की जगह a प्लस एल और फिर a, और माइनस होंगे तो ln a प्लस एल बाय a। सो दिस इज द फाइनल potential difference between points A and B, mu naught I omega by 2 pi। इसमें फील्ड कहीं नहीं आई, B कहीं नहीं आया, वहां पे B आ रहा था अभी तक, क्योंकि हमने फील्ड यूनिफॉर्म ली थी, B वैल्यू ली थी, पर इसमें B आई की टर्म में रिप्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, कर लो कैसे क्वेश्चंस, पक्का, सोच लो, चलो आगे बढ़े। चलो अब आगे देखो, जो होमवर्क है, मतलब मोशनल के रोटेशन के इतने ही क्वेश्चन बहुत है, और अब क्वेश्चन जो होमवर्क एचसीवी के नीट वालों को नहीं करना है, सिर्फ मेंस एडवांस वालों को करना है, वो है ईएमआई का क्वेश्चन नंबर 59 से 62। ये 4 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये चारों के चार हम कल डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसने क्या पूछा है। उसने क्या किया है, जो रेल्स अभी तक हम लेते थे ऐसी लेते थे, उसने रेल्स कुछ ऐसी ली है, ठीक है, और फील्ड वो क्वेश्चन में दी है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, मुझे याद नहीं है इतना, शायद अंदर की तरफ ही दी है उसने। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बहुत, अब रेल ऐसी ले ली उसने सर्कुलर, ठीक है, अभी तक हम ऐसा हॉरिजॉन्टल लेते थे, ठीक, फ्रिक्शन लेस है, कभी कभी फ्रिक्शन शायद उन क्वेश्चंस में नहीं दिया उसने, और ये रोड है आपकी जो इसके अबाउट घूम रही है ओमेगा से, मास वास एल लेंथ सब कुछ दिया है, ठीक है। अब पहले दो क्वेश्चंस में 59-60 में ये रोड जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है, पर बोर्ड मतलब उसने डायग्राम ऐसा ही बनाया, हॉरिजॉन्टल प्लेन समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक, और 61-62 में उसने लिखा है कि वो वर्टिकल प्लेन में घूमने लगी, मतलब ये ऐसी, समझ में आ रहा है, मतलब पहले में कैसी घूम रही है ऐसे, ठीक, और दूसरे में कैसी घूम रही है आपकी, ऐसी घूम रही है। तो पहले में क्या एमजी का कोई रोल आएगा, नहीं आएगा, दूसरे में आपका एमजी का रोल आएगा, क्योंकि जब ये वर्टिकल घूमेगी तो इसका कुछ वेट लगेगा, एम मास दिया है इसका, वेट लगेगा, उसका कुछ तो यूज होगा, क्या यूज है वो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, शायद 59 ही है। उसने क्या किया, इसको कनेक्ट करवा दिया इस रोड को एक रेजिस्टेंस से, कैपिटल आर, ये ऐसा सर्किट समझ में आ रहा है, जैसे हम रेल्स में करते थे, याद करो, बस उसने सर्कुलर ले लिया इस बार, ठीक। क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि अगर मुझे इस रोड की एंगुलर स्पीड कांस्टेंट बनाए रखनी है, सुनना बहुत ध्यान से, अगर मुझे इस रोड की एंगुलर स्पीड कांस्टेंट बनाए रखनी है तो मुझे ये एक फोर्स देना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल, तो वो फोर्स कितना होगा वो मुझे बताओ। सेम क्वेश्चन हम किए थे मोशनल ईएमएफ में, याद करो कि अगर मुझे रोड को वी नॉट स्पीड से ही भगाए रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना देना पड़ेगा, बस इसमें उसने रोटेशन इंक्लूड कर दिया कि अगर रोड ओमेगा से घूम रही है और मुझे ओमेगा से ही घुमाए रखना है, समझ में आ रहा, ओमेगा से घुमाए रखना मतलब अल्फा जीरो आना चाहिए, अल्फा जीरो मतलब कोई टॉर्क नहीं आना चाहिए, तो दोनों के टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एमजी का तो टॉर्क है ही नहीं आपका, है ना, मतलब नेट फोर्स जीरो है अल्टीमेटली, ये मतलब है। तो एक्सटर्नली मुझे कितना फोर्स देना पड़ेगा कि इसकी जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो ओमेगा ही रहे, कांस्टेंट रहे। तो आधे के बच्चे मन में डाउट उठता है कि एफ एक्सटर्नल लगाने की जरूरत ही क्यों है, जो उधर डाउट उठा था, क्यों जरूरत है, क्योंकि इस रोड में अब करंट दौड़ेगा आपको, और करंट की वजह से इस रोड में एक फोर्स लगेगा आई इंटू एल क्रॉस बी।
चलो तो लाइट चली गई थी। तो हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, कि 59 से 62 एचसीवी के क्वेश्चंस ये आपको करने हैं। ठीक है, इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक रोड जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है, एक वर्टिकल प्लेन में घूम रही है, दो क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे 59 है वो मैं बताऊं तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाओगे इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमाए रखने के लिए, वो उसने पूछा है। अब उसमें क्या करोगे? एक्सटर्नली आर सोर्स से, आर रेजिस्टेंस से कनेक्ट करवाया है उसने। ठीक, तो क्यों लगाने की जरूरत पड़ेगी एक्सटर्नल फोर्स, पहले तो वो समझो। क्यों लगाने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ये रोड घूम रही है ओमेगा, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, मतलब आर स्क्वायर बाय 2 रेडियस वगैरह दी होगी। ठीक है, तो जब इस रोड को आप एक बैटरी से रिप्लेस करोगे, जैसे उसमें करते थे हम बीवीएल वाले में, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैसे बनेगा? वी क्रॉस बी। वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, शायद उसमें क्लॉकवाइज घूम रही है, देख लेना एक बार। तो वी क्रॉस बी है। ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव ऐसा बनेगा, नेगेटिव इधर बनेगा, जिसकी ईएमएफ होगी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। क्या उसकी हेल्प से करंट आ जाएगा सर्किट में? कितना? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ठीक, वो करंट की वजह से क्या रोड के ऊपर फोर्स लगेगा? बिल्कुल, आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक, और करंट किधर लगेगा आपका फोर्स? शायद क्लॉकवाइज ही घूम रही है वो, हाँ, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमेगी तो आपका क्या होगा? ये वी नीचे, वो अंदर, तो ये, हाँ, तो इधर आपका ऐसा बनेगा। हिंट दे देता हूं मैं, ये आर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बनेगा आपका। क्यों ऐसा बना समझ में आ गया? क्योंकि ये नीचे आएगा तो वी क्रॉस बी जब आप करोगे तो वी नीचे, बी उधर, किधर? अंदर, तो वी क्रॉस बी थंब इधर आएगा। तो इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो करंट कितना दौड़ेगा आपका? दैट विल बी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 आर। अब करंट की वजह से क्या आएगा? इस रोड पे फोर्स लगेगा आई इंटू एल क्रॉस बी। एल किधर? जिधर करंट है आपका, बी किधर? अंदर, फोर्स ऊपर। तो वो फोर्स के इक्वल ही एक्सटर्नल फोर्स दोगे तब जाके आपकी ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 60 है, उसमें क्या किया है उसने? इस रेल का भी आपका रेजिस्टेंस दिया। ठीक है, तब क्या करोगे? इस रेल का रेजिस्टेंस इंक्लूड कर देना, और शायद इसका भी दिया, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और आपस में सीरीज में ऐसा सोल्व कर ले, वो जनरल आपका जो सर्किट है। ठीक है, फिर 61 62 में उसने वर्टिकल प्लेन में घुमाया, तब आपके एमजी का भी रोल आएगा। ठीक है, ट्राई करना, अच्छे क्वेश्चन है नो डाउट, चारों के चार क्वेश्चन अच्छे हैं। चार में से दो या तीन भी हो गए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप सही कर रहे हो। ठीक है, चारों को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अभी टाइम है अभी। तो नेक्स्ट लिखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट हेडिंग डालो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी बात मैं पहले लेक्चर से कर रहा हूं कि इस चैप्टर में एक नई तरह की फील्ड पढ़ोगे आप लोग, विच इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूमेरिकल भी इसके आते हैं, तो ध्यान से समझना। आज पूरा तो नहीं हो पाएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में कर लेंगे। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ध्यान से अब सुनना। सपोज मेरे पास एक सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, सिलिंड्रिकल रीजन में, और जनरली इनके जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिलिंड्रिकल रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो सपोज इस सिलिंड्रिकल रीजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सिलिंड्रिकल रीजन का मतलब इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है सपोज। ध्यान से अब सुनना, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता हूं, तो मैं अगर एक ये लूप लूं यहां पे, बहुत ध्यान से समझना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फील आना चाहिए। ये वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, नाम वही है इलेक्ट्रिक फील्ड, पर वो ये थोड़ी सी अलग है जो हम वहां पढ़े, तो अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे। तो अगर मैं ये लूप लेता हूं यहां पे, ठीक है, स्मॉल आर रेडियस है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता हूं, अंदर की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, आर रेडियस के सिलिंड्रिकल रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको अगर मैं बढ़ाता हूं, तो क्या इस लूप में करंट आएगा? ये जो लूप मैंने ब्लैक से बनाया है, क्या इस लूप में करंट आएगा? लेंज लो लगाओ, किस डायरेक्शन में आएगा वो भी बताओ लेंज लो से फटाफट। अंदर की फील्ड को बढ़ा रहे हो, तो अगर आप अंदर की फील्ड को बढ़ा रहे हो तो इस लूप में करंट कौन सी डायरेक्शन में दौड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? बोलो। लेंज लो क्या बोलता है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ है उसका अपोज करेगा। क्या अंदर की फील्ड बढ़ने की वजह से हुआ है, तो उसका अपोज करेगा। तो क्या होगा, इसमें करंट ऐसा दौड़ेगा ताकि फील्ड बाहर की तरफ आए, मतलब ऐसा। तो इसमें करंट दौड़ेगा आपका इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से।
सपोज यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन था इनिशियली, फील्ड बढ़ाने से पहले यहां कोई इलेक्ट्रॉन था, ध्यान से फील लेना थोड़ा सा। फील्ड बढ़ाने से पहले मतलब जब फील्ड बी थी आपकी, चेंज नहीं कर रहे थे, उससे पहले इस लूप पे मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक। तो मेरा एक सवाल है कि जैसी आपने फील्ड बढ़ाई, मतलब ये फील्ड इंक्रीज करवाई, डिक्रीज भी करवा सकते हैं, मतलब चेंज की, ठीक है, पर मैं चेंज में क्या ले रहा हूं, इंक्रीज ले रहा हूं। तो जैसे ही आपने फील्ड को इंक्रीज किया, तो मेरा एक सवाल है, क्या ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि जैसे आपने फील्ड बढ़ाई तो आपको एक चीज समझ में आई, इस लूप में करंट दौड़ने लगा। करंट दौड़ने लगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपका दौड़ने लगा होगा, सही है। किस डायरेक्शन में? करंट सर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये उल्टा दौड़ रहा होगा। तो मेरे को एक चीज बताओ कि स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था जब फील्ड को चेंज नहीं कर रहे थे, और जैसे ही आपने फील्ड को चेंज किया तो आपने नोटिस किया ये इलेक्ट्रॉन जो है वो भागने लगा, सही है। रेस्ट से अचानक से भागने लगा, मतलब इसकी कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन आई, और कैसे भागने लगा, ये इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भागने लगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी, मैग्नेटिक फील्ड है रीजन में नो डाउट, पर मैग्नेटिक फील्ड कभी भी रेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाती है। और मेरा ये जो इलेक्ट्रॉन था ये रेस्ट पे था, पर ये अपने आप भागने लगा। किस वजह से? जैसे आपने फील्ड को इंक्रीज किया, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भागने लगा आपका, पर मैग्नेटिक फील्ड तो भगा नहीं सकती क्योंकि ये रेस्ट पे था। रेस्ट चार्ज के ऊपर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती। तो ये फोर्स किसने लगाया होगा? ये फोर्स लगाया होगा एक नई टाइप की फील्ड ने, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, इसको इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोला क्योंकि ये जो फोर्स लगाती है चार्ज के ऊपर वो वैसा ही लगाती है जैसी वो फील्ड लगाती थी, Q इंटू ई, ठीक है। किधर लगाती है? पॉजिटिव पे लगेगा फील्ड की डायरेक्शन पे, नेगेटिव में लगेगा फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है, तो इस पे इधर जो फील्ड होगी वो उस डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली जब यहां देखोगे तो ऐसा भाग रहा है तो फील्ड ऐसी होगी, अरे होगी। यहां देखोगे तो ऐसा भाग रहा है तो फील्ड ऐसी होगी, यहां देखोगे ऐसा भाग रहा है तो फील्ड ऐसी होगी। मतलब क्या पूरे लूप में जो फील्ड होगी आपकी वो ऐसी टेंजेंशियल होगी? क्या फील्ड लाइन का आपको डायग्राम मिल जाएगा? बिल्कुल। तो क्या होगा फील्ड लाइन का डायग्राम? देखो, ये अगर इस सिलिंड्रिकल रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, बाहर भी हो सकती है, तब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। वो कैसे डिसाइड करनी है? लेंज लॉ से। लेंज लॉ से करंट देख लो, जिस डायरेक्शन में करंट, इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट में भागेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जिधर भाग रहा है फील्ड उसके ऑपोजिट में होगी, मतलब जिधर करंट घूम रहा है लूप में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी? बिल्कुल। तो लेंज लॉ से आपको वो आता ही है निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर हम इस फील्ड को चेंज करते हैं, हाँ एक चीज ध्यान देना, जब तक फील्ड चेंज नहीं करोगे तब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग कम ज्यादा कुछ भी चलेगा, पर मैं ज्यादा ले रहा हूं वो अलग बात है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा याद रखना। एक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे ध्यान देना, नीट वाले लोग भी, मेंस वाले लोग भी, सब ठीक। तो सपोज इस सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड थी बी अंदर की तरफ, उसको मैं इंक्रीज करवाया, तो मैंने एक चीज देखी कि अगर मैं यहां पे एक लूप लेता हूं, ठीक है, जैसे ही मैंने इस फील्ड को बढ़ाया तो उस लूप में एक एंटी क्लॉकवाइज करंट आपका दौड़ने लगा, ठीक है। तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि अगर मैं उस कोई इलेक्ट्रॉन को वहां पे रेस्ट पे रख देता तो अचानक से वो इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता, जिसकी वजह से आपका करंट आता। यहां तक समझ में आ रहा है? पर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स नहीं लगा सकती, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसको घुमा नहीं सकती। तो कौन घुमा रहा था उसको? एक नई तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोला गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों बोला गया? क्योंकि ये वैसा ही फोर्स लगाती है जैसा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती थी, पर हां उससे अलग है थोड़ी सी, ठीक है। कैसी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन? ध्यान से अब सुनना। अगर मैं सपोज यहां पे बात करूं तो ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसी होगी? बोलो। बी इंक्रीज कर रहे हो तब ऐसी आएगी, ये 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 आया समझ? हां, बी डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? उस डिक्रीज का अपोज करेगा तो लेंज लॉ से जो करंट आएगा वो आपका क्लॉकवाइज आएगा, तब फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी।
पर मैं एक ही केस में बता रहा हूं आपको, जब बी इंक्रीज हो रहा है। कैसे आई ये डायरेक्शन समझ में आ रहा है? बी जैसे इंक्रीज हुआ, इस लूप में करंट दौड़ने लगा। किधर करंट दौड़ने लगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? लेंजलो वापस याद करो, वापस रिपीट करता हूं मैं। लेंजलो बोलता है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ उस कॉज का अपोज करता है। तो किसकी वजह से? वो अंदर की फील्ड बढ़ने की वजह से, तो उसको अपोज करेगा तो करंट ऐसा दौड़ेगा ताकि फील्ड बाहर की तरफ आए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और जिधर करंट उधर ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये बेसिकली ये आपको क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये लूप। और इसके आगे और देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर ये देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे है, ये एरो का मतलब समझ में आ रहा है? यहां देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये होती है आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। डायरेक्शन कैसे आई समझ में आया? जिधर आपका इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, या जिधर करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी आपकी। समझ में आ गया? सो दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या क्लोज लूप बना रही है? हाँ, वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती थी, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्लोज लूप बनाती है। बना रही है कि नहीं? है ना? सो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पहला पॉइंट है एक तो ये, सेकंड पॉइंट क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है। तीसरा, इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। वो कंजर्वेटिव थे, याद करो, ये नॉन कंजर्वेटिव होगी नेचर में। क्यों सर नॉन कंजर्वेटिव क्यों होगी? क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी चार्ज को अगर आप एक क्लोज्ड पाथ में घुमाते थे तो वर्क आपका कितना आता था? 0। उस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया जाने वाला वर्क, याद आया? पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपका क्या करेगी? वर्क परफॉर्म करेगी एक क्लोज लूप में। क्यों वर्क परफॉर्म करेगी? ध्यान से सुनना। क्योंकि इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और चार्ज को जब आप लेके जाएंगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज को आप ऐसा, अरे है पॉजिटिव चार्ज इधर घूमेगा, देखो इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ। पॉजिटिव चार्ज मान लो आप ऐसा लेके जा रहे हो, ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो ऐसी आएंगी, सही है? तो हर जगह दोनों में एंगल कितना है आपका? 0 डिग्री। हर जगह दोनों में एंगल कितना है आपका? 0। किस किस के बीच में? जो पार्टिकल को आप लेके जा रहे हो उसकी डिस्प्लेसमेंट और इसमें, हर जगह दोनों में एंगल कितना है? 0। तो क्या नेटवर्क आएगा कुछ ना कुछ? हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक क्लोज्ड पाथ में चार्ज को घुमाने में वर्क परफॉर्म करती है। पर जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी वो कंजर्वेटिव नेचर की थी, और एक कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, मतलब उसका जो फोर्स था QE वो कंजर्वेटिव था आपका, और एक कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो क्लोज पाथ में 0 वर्क करता है। ये हम वर्क एनर्जी में पढ़ चुके। तो मेजर डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में? पहला डिफरेंस है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वो क्लोज लूप नहीं बनाती थी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती थी, नेगेटिव पे टर्मिनेट, पर ये क्लोज लूप बनाती है। डायरेक्शन कैसे होगी वो समझ में आ रहा है? फील्ड देखो कैसी चेंज हो रही है, उसके हिसाब से आप लेंज लॉ लगा के करंट की डायरेक्शन बता सकते हो, और करंट की डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी वही डायरेक्शन होगी, क्लोज लूप बनाएगी बिल्कुल। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव थी, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को अगर आप एक क्लोज लूप में घुमाते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं किया जाता। ठीक है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे, पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क परफॉर्म किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक क्लोज लूप में, लूप पता है ना क्या होता है? यही तो लूप है। तो जब आप एक क्लोज लूप में पॉजिटिव चार्ज को मान लो घुमा रहे हो या इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हो, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या होंगे? आपके एक ही डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वर्क आपका आएगा ही आएगा। मतलब E डॉट dl का जो इंटीग्रेशन होगा, E डॉट dl मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 0 था, क्लोज पाथ के लिए। मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? E डॉट dl वो क्या था आपका? 0 था। E डॉट ds नहीं बोल रहा हूं, E डॉट ds तो गॉस लॉ में आया था, q n क्लोज बाय एप्सिलॉन। E डॉट dl क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े थे, एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था वहां पे? 0। कौन सी फील्ड के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइन इंटीग्रल 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करता है इस क्लोज लूप में। तो क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है वो ध्यान से समझो, क्लोज लूप बनाती है वो समझो, और इसकी जो बातें हैं, इसके जो और न्यूमेरिकल्स हैं
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे 59 से 62, काफी अच्छे क्वेश्चंस है, ट्राई करना खुद से। और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जितना अभी तक हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मान के चलो थोड़ी सी इसकी थियरी करेंगे और बाकी सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। उसके बाद 2 ही लेक्चर बचेंगे आपके, 7, 8 और ज्यादा ज्यादा 9th जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ 3 टॉपिक बचते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, मतलब एक नया सर्किट एलिमेंट आने वाला है, इंडक्टर। रजिस्टर कैपेसिटर के साथ एक तीसरा एलिमेंट इस चैप्टर में आएगा, इंडक्टर। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, और एलआर सर्किट और एलसी सर्किट। बस ये 3 लेक्चर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आसान है चैप्टर, ऐसा नहीं है। पर हाँ, इस चैप्टर की एक खासियत है, थियरी इतनी नहीं है पर क्वेश्चंस ढेर सारे आपको मिलेंगे, ढेर सारे। इसलिए मैं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इस चैप्टर में। पर हाँ, मैं एक टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, पर उसके बहुत तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे रेल में फ्रिक्शन बना सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और नीट वाले लोग ज्यादा परेशान ना, उनके बहुत मुश्किल नहीं आएंगे। फैराडे का बेसिक क्वेश्चंस, लेंजलो के बेसिक क्वेश्चंस, मोशनल ईएमएफ के बेसिक क्वेश्चंस, रोटेटिंग वाले के बेसिक क्वेश्चंस, वो सब उनके में आएंगे। ठीक है, और इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी कल करेंगे। तो यहां तक अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट है उसको पूछो। चलो।